हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हमारा एनटीपीसी जीके सेट 40 क्वेश्चन का सीरीज का एक सेट का हमारा 11वां वीडियो है। बाकी 10 वीडियो आपको आप चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो यह जो सेट है हमारा, यह 4 मार्च 2021 का है। 3 से 4:30 बजे के बीच जो एनटीपीसी का थर्ड शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका यह आपका सेट है। तो यहाँ जो एक सेट में आपके जीके के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 40 प्रश्न में से जितने भी रिलेवेंट जीके हैं यानी करंट को छोड़ के, और करंट में भी वो करंट जो अभी भी आपका करंट के रूप में बने हुए हैं, उन सभी सवालों को शामिल किया गया है। तो लगभग 40 क्वेश्चन का सीरीज जो हम लोग का है उसे चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है, पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो भारत की जीडीपी अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, यह सवाल पूछा गया है। तो सही जवाब जो इसका है वो आपका क्या है, वो तृतीयक क्षेत्रक है। तो अब बात यह है कि इसका हम लोग चर्चा कर ले। जो हमारा अर्थव्यवस्था होता है, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक, एक होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्रक, एक होता है द्वितीयक क्षेत्रक यानी सेकेंडरी क्षेत्रक, और एक होता है हमारा तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि और खनन अर्थात जमीन से जुड़े हुए चीज। द्वितीयक क्षेत्रक जो होता है उसमें आपका उद्योग यानी विनिर्माण उद्योग आपका होता है, और तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो तृतीयक क्षेत्रक का है। अगला प्रश्न, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। क्षुद्रग्रह, छायापथ, भूआभ या उल्कापिंड। तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका है उल्कापिंड। सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, और ये उल्कापिंड कभी कभी धरती पर गिरते भी हैं। और यहाँ एक टर्म है आपका क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या है वो भी हम लोग जान लें। तो जैसे हमारा ये सन है और सन के चारों ओर बहुत सारे ग्रह हैं, तो बहुत सारे ग्रह में ये आपका मान के चलिए, ये आपका बुध हो गया, बुध के बाद मंगल के बाद पृथ्वी, और बुध शुक्र और पृथ्वी के बाद फिर मंगल। तो ये 4 ग्रह हुए, और बाकी 4 ग्रह बाद में। बीच में जो आपका एक पट्टी जो बनता है जो 4-4 ग्रह को अलग करता है, उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये उल्कापिंड से बड़े रहते हैं। अगला सवाल, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू यानी जो कीड़े जो होते हैं वो सांस लेते हैं किससे। फेफड़ों से, लंग्स यानी फेफड़ों से, स्किन यानी चमड़ों से, गिल्स यानी गलफड़ से, और स्पाइरेकल्स यानी जो छिद्र होते हैं उनसे। तो जो इंसेक्ट हैं वो किससे श्वास लेते हैं, तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो आपका स्पाइरेकल्स है। इंसेक्ट्स में सांस लेने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना, वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके त्वचा में, तो उसी से वो सांस लेते हैं। त्वचा ना कहिए बल्कि वो एक अलग प्रकार का, एक कह सकते हैं एक अलग अंगों का एक सीरीज है जो जिसे स्पाइरिकल्स कहते हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत आंदोलन के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला, तो इस आंदोलन को चलाने के लिए कौन से कांग्रेस का अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बाकी नेताओं को राजी कर लिया था। तो सही जवाब आपका क्या है, सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में राजी कर लिए थे कि खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, और बाकी इसका नागपुर अधिवेशन में इसका घोषणा हुआ था। अगला प्रश्न, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया शिक्षा पोर्टल का क्या नाम है। एनसीईआरटी, एजुकेशन, साक्षात या एनआईओएस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब जो इसका है वो आपका है साक्षात। तो साक्षात जो है वो आपका एक एप्लीकेशन है विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा पोर्टल। बाकी जो आपका एनसीईआरटी है ये तो आपका किताब छापता है, एजुकेशन कोई पोर्टल है नहीं, और एनआईओएस जो है वो आपका दूरस्थ शिक्षा के लिए है। अगला प्रश्न, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। मृदा भूगोल, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान या भू आकृति विज्ञान। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए तलाश करते हैं
कि स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति और संबंधित क्रियाओं का अध्ययन भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। जैसे जिसमें हम लोग पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, इन सभी के बनने के बारे में, रेगिस्तानों के बारे में, ये सभी स्थलाकृति जो है इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे इन सभी के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब जो आपके लिए है वो सही जवाब आपका है फ्रांस। तो यहाँ और भी चीज़ जान ले, फ्रांस में जो आपका हुआ था 1789 में जो क्रांति, उसी टाइम आपका 3 कॉन्सेप्ट पूरा दुनिया को मिला। एक है समता यानी समानता, एक है स्वतंत्रता यानी आज़ादी, और एक है आपका बंधुता यानी भाईचारगी। ये तीनों चीज़ पूरा दुनिया ने सीखा उसी टाइम सबसे ज़्यादा जोर से संवैधानिक रूप से। ब्रिटेन के संविधान से हमने बहुत कुछ लिया। ब्रिटेन के संविधान से हमारा संविधान का लगभग 70% तो है ही ब्रिटिश एक्ट से। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व सीखे। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट हम लोग सीखे हैं यानी मौलिक अधिकार हमने लिया है। तो लगभग हमने 10 देशों के संविधान से चीज़ें अभिग्रहित की हैं। अगला प्रश्न, एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो एयर इंडिया का एक लोगो है, एक सिंबल, तो केवल उड़ता हुआ हंस, एक उड़ती हुई बत्तख जिसके अंदर कोणार्क चक्र, एक उड़ता हुआ सारस जिसके अंदर कोणार्क चक्र, एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र। तो इससे तो समझ में आ गया होगा कि ये तीनों में से होगा। अब बत्तख है, सारस है या हंस है, ये हमें तलाश करना है। तो सही जवाब जो इसका है वो आपका है एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ देखने से तो नहीं लगता है कि उड़ता हुआ हंस है, लेकिन ये है, ये सिंबॉलिक है, इसीलिए ये थोड़ा सा बदला हुआ है। और इसके अंदर कोणार्क चक्र आप देख सकते हैं और लिखा हुआ है हिंदी में एयर इंडिया और अंग्रेजी में एयर इंडिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज के 2 प्रकार होते हैं, लौह और अलौह। जिसमें लोहे की अंश होती है वो लौह, जिसमें लोहे का अंश नहीं होता वो अलौह। तो अलौह कौन नहीं है यानी लौह खोजना है। अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट या लेड, तो इनमें से लौह खनिज कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अलौह धात्विक खनिज कौन नहीं है, ये पूछा है। अच्छा, सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। यहाँ अलौह कौन नहीं है, तो यहाँ अलौह का ये मतलब नहीं है कि वो लौह ही होगा। तो देखिए यहाँ जो तांबा आपका दिया हुआ है और जो बॉक्साइट है वो लेड है, ये तीनों के तीनों आपका धात्विक खनिज है और ये अभ्रक अधात्विक खनिज है। तो यहाँ अलौह धात्विक यानी हम लोग खोज रहे थे अधात्विक, तो अधात्विक आपका अभ्रक है। अब एक बात और, ऐसे सवाल में अगर आपको डाउट हो तो चारों ऑप्शन में जो अलग दिखे आप उसे को टिक करें। ये आपका सबसे अच्छा तरीका होगा जिससे आप सवाल को हर हाल में सही करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? महासागरीय तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये तीनों आपका समुद्री ऊर्जा का स्रोत हैं। बाकी जो सोलर एनर्जी है उसका ताल्लुक समुद्र ऊर्जा से तो नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया आपका सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14? तो कौन सा है वह अनुच्छेद? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। इसमें अनुच्छेद 15 जो है आपका वो क्या है? तो जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर आपका जो भेदभाव जो आदमी करता है इन सभी भेदभाव नहीं होंगे, यह अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 16, नौकरी यानी लोक नियोजन में सबको समान अवसर मिलेगा, यह आपका क्या है? तो यह आपका अनुच्छेद 16 है। और उसके बाद अनुच्छेद 21 जो है वो आपका जीने का अधिकार है यानी राइट टू लाइफ है। अनुच्छेद 14, कानून के नज़र में सब बराबर, कानून के आगे सब बराबर हैं, ये आपका क्या है? अनुच्छेद 14 है। अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? 1918 से 20, 15 से 19, 30 से 35, 20 से 22। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो वो आपका है 1920 से लेके 22 तक। और इसका अगर आप डेट अगर पूछें तो 1920 का आपका हो जाएगा 1 अगस्त, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ। और अगर इसका डेट अगर पूछें तो ये आपका हो जाएगा 11 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है और इसके 6 दिन बाद महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? ignu.ac.in, ऑनलाइन SBI.com, NCERT NIC.in, education.nic.in। तो यहाँ तो आपको दिख गया होगा कि एक बैंकिंग से ताल्लुक़ रखता है, www.onlinesbi.com। यही आपका क्या है? यही है, शिक्षा से संबंधित नहीं। बाकी इग्नू ये आपका शिक्षा से संबंधित है, NCERT शिक्षा से है और एजुकेशन NIC.in ये भी आपका शिक्षा से है। और जो आपका इन जो लिखा हुआ रहता है वेबसाइट के अंत में, इसका मतलब आपका इंडिया होता है और NIC जो है ये आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। कॉम का मतलब ये आपका कमर्शियल है। अगला प्रश्न, प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भारत सरकार का अधिनियम किसके तहत वर्णित किया गया था? 47, 35, 37 या 20? तो इन दोनों में कोई भी अधिनियम नहीं आया है। इसमें स्वतंत्रता अधिनियम आया है और इसमें भारत का सबसे बड़ा अधिनियम आया है, तो मोस्ट प्रोबेबल वही होगा आपका आंसर। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रत्येक राज्य को छूट दिया जाएगा, इस बात का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जीवधारियों का वर्गीकरण जो होता है उसका मूल इकाई के बारे में आपका NCERT क्लास 9 में है। यहाँ देखिए, वंश, गण, जाति या कुल। तो मूल इकाई कौन है? सबसे बेसिक इकाई जो देखा जाता है वो आपका देखा जाता है जाति यानी स्पीसीज। ये स्पीसीज के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि स्पीसीज क्या है। जैसे मान लिया जाए आपके पास डॉग है, तो ये डॉग के बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं। तो सबसे जो बेसिक है वो आपका वो होता है स्पीसीज, और स्पीसीज के बाद हम लोग देखते हैं उसके वंश को। वंश, कुल, फैमिली, गण, ऑर्डर ये सब बाद में देखा जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग IBRD कहते हैं, को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, स्टेट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए, जो आपका वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे हिस्से हैं जिसमें IBRD सबसे प्रमुख है। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद एक है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ऐसे आपका बहुत सारी, इसमें 5 एजेंसियां हैं, तो 5 में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसी को WB यानी वर्ल्ड बैंक माना जाता है। तो आपको जवाब तो मिल गया, इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है वर्ल्ड बैंक। रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, स्टेट बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का स्थापना सेम टाइम में हुआ है, 1944, इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? निगम कर या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय? तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसका सीन क्या है। देखिए, यहाँ आपका GNP आपका दिया हुआ है। GNP यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल यानी देश के अंदर, ग्रोस यानी कुल, इसमें सब चीज शामिल है। इसमें आप जो कोई चीज का दाम घटता है समय के साथ उसे हम लोग डिप्रेसिएशन कहते हैं। उसे घटा देंगे तो आपका ग्रोस नहीं रह जाएगा, वो आपका नेट बन जाएगा। और नेट जब बन जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे NNP। अब नेट जो है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वो होता है शुद्ध। तो शुद्ध, नेशनल यानी राष्ट्रीय, और ये हो गया प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो कभी भी ग्रोस में डिप्रेसिएशन घटाने से नेट बचता है, ये आपको याद रखना है। ग्रोस में अवमूल्यन यानी मूल्य ह्रास घटाने से क्या बचता है? तो नेट बचता है यानी शुद्ध बचता है। कभी भी ये कुल्लू से आप याद रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? आसान प्रश्न, ये सवाल कम से कम एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है। APJ अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन। तो इसका सही जवाब आपको सब कोई को पता है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा। अगला सवाल,
शब्द मानसून को किस भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है? अरबी, संस्कृत, फ्रेंच या लैटिन? तो ये आपका क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है। तो इसका सही जवाब है आपका अरबी। अरबी भाषा में एक शब्द होता है मौसम, जिसका अर्थ होता है मौसम, और उसी से बना है मानसून। और मानसून का अर्थ होता है, हमारे यहाँ जो मानसून का हम लोग नॉर्मल अर्थ लेते हैं वो आपका नमी युक्त हवा से हम लोग लेते हैं, जिसकी वजह से भारत में बारिश होती है। अगला प्रश्न, इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, महेंद्र सोनी, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। तो किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में मिला? तो सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। विराट कोहली से जुड़े हुए सवाल स्टैटिक जीके में आपके आ जाएंगे, करंट अफेयर में कब। अगला सवाल, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था? वजीर खान, नूरजहां, टोडरमल, अबुल फजल। तो भूमि सुधार के लिए यह व्यक्ति जाना जाता है, जो भी जवाब में है। तो सही जवाब है आपका टोडरमल। तो टोडरमल को भूमि सुधार के रूप में जाना जाता है। क्यों? सम्राट अकबर के काल में राजस्व मंत्री यानी भूमि से संबंधित मंत्री टोडरमल थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार बिल्कुल है, आर्टिकल 32। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये आपका डीपीएसपी में है। ये डीपीएसपी में आपका है, यानी 36 से 51 के बीच, तो यही होगा। संभाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, ये आपका 19A में है, यानी ये नहीं होगा। समानता का अधिकार, ये आपका 14 से लेकर 18 तक है। इसका मतलब कौन नहीं है? तो आपको पता चल गया कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दूसरा नंबर मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि वो राज्य का नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या में कितना है? केरल का लिंगानुपात, तो भारत में सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल का है। तो 943 है, 1084 है, 963, 1058। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब है 1084। केरल का लिंगानुपात 1084 है, पूरे भारत का 943। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो देखिए, आपके पास दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। फ्यूजन में क्या होता है? जुड़ता है, दो छोटे नाभिक जुड़ के बड़ा नाभिक बनाता है, और फिजन में एक बड़ा नाभिक टूट के दो छोटा नाभिक बनाता है। तो यह नाभिक की अभिक्रिया है, जिससे परमाणु बम सब बनता है। तो कौन एग्जाम्पल है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का? फ्यूजन माने जोड़ना का। न्यूक्लियर पावर जनरेशन, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम दोनों, या न्यूक्लियर बम। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब जो इसका है वो आपका हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को 10 के पावर 7 केल्विन तापमान, यानी 1 करोड़ केल्विन तापमान पर गर्म करके और इसे हीलियम बनाया जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और यही है हाइड्रोजन बम का मुख्य सिद्धांत। अगला प्रश्न, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है? ऊपर भी आपको बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, आर्थिक सहयोग विकास संगठन ओईसीडी, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय दोनों के दोनों का वाशिंगटन डीसी में है, जो कि कहाँ का राजधानी है? तो यूएसए का राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और ये नाम कैसे पड़ा है वाशिंगटन डीसी का? क्योंकि जो अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो स्वदेशी आंदोलन जो चला था आपका 1905 आसपास, तो उस आंदोलन के दौरान जो तिरंगा बनाया गया, तो उस तिरंगे में कौन कौन से रंग थे? हरा सफ़ेद पीला, नारंगी सफ़ेद हरा, लाल हरा पीला, लाल हरा सफ़ेद। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये सवाल भी एग्जाम में दोहराया हुआ क्वेश्चन है। तो लाल हरा पीला आपको याद रखना है, लाल हरा और पीला, ये उस दौरान के तिरंगे में 3 रंग थे, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाया गया झंडा पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है? पुवर्टी एंड फेमाइन्स, ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, रिसोर्सेस वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। तो क्या है जो अमर्त्य सेन, जो कि 1998 के नोबेल प्राइज विजेता हैं अर्थशास्त्र में, तो कौन सी किताब इनके द्वारा नहीं लिखी गई है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या है? पॉवर्टी ऑफ इंडिया।
क्यों? क्योंकि पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब लिखा गया है किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा यह किताब लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए, सवाल है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिल्लपादिकारम, जिसे इंग्लिश में सिल्लपादिकारम लिखा गया है, किसकी कृति थी? कालिदास, सत्तनार, तिरुवल्लुवर या इलंगो अडिगल? तो क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए जवाब तलाशते हैं। तो सही जवाब इसका है आपका इलंगो अडिगल। तो इलंगो अडिगल के द्वारा लिखी गई जो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है उसका नाम है चिल्लपादिकारम। ये लेखक, प्राचीन लेखकों से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ये आप जरूर एग्जाम में पढ़ के जाएं। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के रूप में भी जाना जाता है? आपको पहला सवाल का एक्सप्लेनेशन में बताया गया था, तृतीयक, असंगठित, द्वितीयक, प्राथमिक, और यही सब ऑप्शन में थे, बस सवाल आपका अलग था। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? गंडमाला, स्कर्वी, दृष्टिहीनता, बेरी। तो विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाली बीमारी जो है वो स्कर्वी है, जो कि मसूड़ों से संबंधित है। अगला प्रश्न, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार मौजूद है? तो हेमेटाइट क्या होता है? तो हेमेटाइट लौह का एक अयस्क होता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़ में? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में हेमेटाइट के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं, जो कि लौह अयस्क होता है। हेमेटाइट से लोहा निकलता है, ये आपको याद रखना है। लोहे के आपके 4 प्रकार के अयस्क होते हैं, लौह अयस्क। एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है लिमोनाइट, एक होता है सीडेराइट। ये आपका लौह के 4 अयस्क है। अगला प्रश्न, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? वेनेडियम, मैंगनीज, निकेल या क्रोमियम? तो इस्पात यानी स्टील को और कठोर करने के लिए जिस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है वह होती है मैंगनीज। तो मैंगनीज का इस्तेमाल स्टील उत्पादन में किया जाता है, क्योंकि स्टील कठोर होना चाहिए, अगर नरम होगा तो दिक्कत होता है। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ है ये आपको बताना है। 1915, 48, 1900 से 1907। सही जवाब हो जाएगा 1907। तो आपको पता होना चाहिए कि 1907 में झारखंड के साकची नामक गांव, जिसे 1919 में जमशेदपुर नाम दिया गया, में जमशेद नसावर टाटा के द्वारा 1907 में टाटा कंपनी का स्थापना किया गया, टिस्को का, जिसने 1911 में लोहा उत्पादन शुरू किया और 1914 में स्टील उत्पादन शुरू किया गया। और 1919 में इसका नाम, इस जगह का नाम क्या रख दिया गया? तो इस जगह का नाम रख दिया गया जमशेदपुर। और 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम टाटा स्टील है। और इसका स्थापना किस जगह पर हुआ है? तो साकची, और ये साकची स्वर्णरेखा और खरकई नामक 2 नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, 29 जुलाई? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो है आपका 29 जुलाई। तो बाघों को लेकर भारत सरकार काफ़ी सीरियस है, और सीरियस होने की कई वजहें हैं, क्योंकि बाघों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, और अब विश्व का 70% बाघ भारत में स्थित है, भारत में मौजूद हैं। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए? 1715, 1717, 1716, 1718? तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो आपका क्या है? तो आपका 1716 है। तो खालसा पंथ का स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो सिखों के 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह, तो इनके द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया, ये आपको याद रखना है। और खालसा पंथ का सैन्य कमांडर बंदा बहादुर शहीद कब हुए थे? तो वो हुए थे 1716 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सतत विकास की अवधारणा इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया? ऑप्शन आपके पास है, जोहान्सबर्ग घोषणा, ब्रटलैंड रिपोर्ट, एजेंडा 21, रियो घोषणा? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? वो है ब्रटलैंड रिपोर्ट। तो ब्रटलैंड रिपोर्ट जो एक आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रकाशित हुआ एक रिपोर्ट था, ब्रटलैंड रिपोर्ट, तो इसमें सतत विकास यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखा जाए ऐसा विकास के बारे में सबसे शुरू बात रखा गया था। अगला प्रश्न,
उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो जो खाद जो होता है, खाद बोरा, उसमें जो NPK लिखा हुआ रहता है उसका पूरा नाम देखिए। आप अगर किसान हैं तो सोचिए कि कहाँ से सवाल आपका भी पूछा जा रहा है। NPK का पूरा नाम क्या है? नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, नाइट्रिक एसिड फास्फोरस या पोटेशियम। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? तो वो आपका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है। अब क्यों, ये आप समझिए। एन यहाँ तो आपका दिख रहा है NP और P, तो NPK क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का संकेत होता है N, फास्फोरस का P और पोटेशियम का K। इसलिए जो खाद की जो बोरी होती है उसमें NPK लिखा हुआ रहता है। अगला प्रश्न हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल? तो भारत सरकार के द्वारा जो मिसाइल जो बनाया जाता है तो कौन सा लैंड बेस्ड नहीं है, यानी भूमि वाला नहीं है? धनुष, पृथ्वी, सूर्य या अग्नि? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है धनुष। धनुष जो है वो लैंड बेस्ड नहीं है बल्कि आपका लैंड टू एयर है, ये आपका धनुष है। तो इस प्रकार लैंड बेस्ड आपका ये नहीं है, बाकी आपका सारे के सारे लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो क्वेश्चन था वो लगभग आपका यहाँ सवाल हम लोगों ने करवाया 38 क्वेश्चन। तो 38 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो आपका कंप्लीट होता है। तो इसी से आपको टारगेट रखना है एग्जाम में 40 में 40 जीके, बाकी आप करंट अफेयर देखते रहिए। और जो आपका स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके का लगभग सवाल आपका इन सेट से आपका जुड़ेगा। आपको भी देख के लग रहा होगा कि जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, आप भी अनुभवी होंगे ही कुछ थोड़ा बहुत। और अगर आप नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने एग्ज़ाम दिया भी है और बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम का सेट भी देखा है, तो उससे पता चलता है कि ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको कराया भी जा रहा है। इसमें टफ इजी सारे सवाल शामिल हैं, केवल इजी आपके पास परोस के आपको खुश करने का प्रयास इसमें नहीं किया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।